Hello बच्चों, this is a lecture of physics for class 12th and myself Dr. Sindhu Chauhan. So you know very well बच्चों we are going with our first unit and first unit का भी हम कौन सा चैप्टर में हैं, फोर्थ चैप्टर में, एंड फोर्थ चैप्टर का भी आज है थर्ड लेक्चर. सो बच्चे इन द टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू टॉपिक्स है. दोनों टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, हमारे दो टॉपिक्स हैं. वन इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एंड अनदर वन इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर. ठीक है, हमें ये दोनों के दोनों टॉपिक्स आज करने हैं. सो करते हैं स्टार्ट. बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता क्या है? देखिए बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की अगर मैं बात करूं, इन दैट फिनोमेना हम करते क्या हैं, किसी भी एक रीजन को प्रोटेक्ट कर दिया कि उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट हो ही ना हो. क्या चीज़ है? किसी भी एक्सटर्नल फील्ड को, मतलब किसी भी रीजन को, किसी भी सर्टेन रीजन को मैंने क्या किया, उसको इस तरह से रैप कर लिया कि उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट हो ना हो. ठीक है, देखिए ज़रा बच्चे, ये आपके पास ये वायर दिख रही है. इस वायर के इनसाइड से करंट तो फ्लो कर रहा है, सीधी सी बात है. तभी आप चाहे लैपटॉप चार्जिंग करते हो, फ़ोन चार्जिंग करते हो. लेकिन इन दैट वायर आपने अंदर देखा होगा, या तो एल्यूमिनियम वायर होती है या कॉपर वायर होती है. उस कॉपर वायर के ऊपर, एल्यूमिनियम वायर के ऊपर ये एक प्लास्टिक इस तरह से रैप होती है हमारी. ये देखिए, ये पूरी रैप की हुई है. तो ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. क्या किया हुआ है कि ऊपर से मैंने उसको एक कवरिंग दे दी है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ पे अगर इस वायर के ऊपर यहाँ पे अगर आप करंट लगाओगे तो ये करंट अंदर नहीं जाएगा. तो एक तरह से किसी भी रीजन को, किसी भी स्पेस को किस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिस फिनोमेना का यूज़ करते हैं वो क्या है? हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इज दैट क्लियर? सो इट इज़ द फिनोमेना ऑफ अ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन. किसी भी एक रीजन को प्रोटेक्ट करना, ऑफ अ स्पेस का किसी भी एक सर्टेन रीजन को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना आए, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इसका देखिए ज़रा बच्चे, बारिश होती है, बिजलियाँ कड़कती है, तो यू आर ऑन द वे विद योर कार. ठीक है, सो बच्चे ये आपको सजेस्ट किया जाता है, जो आपके चाहे एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से हो या आपके बड़े हो, वो आपको सजेशन देते हैं, रादर देन कि आप किसी पेड़ के नीचे जाके खड़े हो, आप अपनी गाड़ी में बैठे रहो. ऐसा क्यों? क्योंकि जो गाड़ी की बॉडी है वो पूरी की पूरी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड है. वो अगर बिजली कड़क रही है, अगर बिजली गिरती भी है तो वो आपकी गाड़ी के ऊपर गिरेगी. दैट विल नॉट हार्म टू यू. आपके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो एट दैट रीज़न ये देखिए, गाड़ी है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. आप उसके अंदर बैठे हुए एक मतलब चार्ज रीजन, कुछ भी कह सकते हो, वो हो. सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. लेकिन अगर आप एक पेड़ के नीचे खड़े हो, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग नहीं है, अगर बिजली गिरती है तो डेफिनेटली आपको हार्म करेगी. समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आपको क्लियर हो कि सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस का किसी रीजन को प्रोटेक्ट करना, किससे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से. दैट फिनोमेना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक शील्डिंग. इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश इनसाइड द कैविटी ऑफ ए होलो कंडक्टर. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात कर रहा है, ये कहता है, ये उस फैक्ट पर डिपेंड करता है कि होलो कंडक्टर के इनसाइड जो है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है. क्लियर है? एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेशन मैंने अभी बताया ना, थंडरस्टॉर्म. जब बादल कड़कड़ा रहे हो, बिजलियाँ कड़क रही हो, एट दैट टाइम रादर देन, आपके लिए जो सेफेस्ट रीज़न है वो है गाड़ी के अंदर बैठ जाना, रादर देन आपको नियर टू द ट्री खड़ा हो जाना. बच्चे ये चीज़ें बोलते हैं कि पेड़ के ऊपर ब्लैक स्नेक था, दैट्स वाई दैट्स बिजली वहाँ गिरी है. भाई बिजली कड़क रही है तो कहीं पे भी गिर सकती है. बस हुआ क्या? वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग नहीं है, तो आप उसके हार्म से नहीं बच सकते हो.
सो द मेटेलिक बॉडी ऑफ ए कार बिकम अ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फ्रॉम अ लाइटनिंग, ठीक है। इन अ कोएक्सियल केबल, अगर मैं सेकेंड एप्लीकेशन की, ये तो मैंने आपको बिजली कड़कने वाली एक एप्लीकेशन बता दी। सेकेंड वन है इन अ कोएक्सियल केबल द सेंट्रल कंडक्टर इज प्रोटेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड बाय कनेक्टिंग द आउटर कंडक्टर टू द ग्राउंड। जो कोएक्सियल केबल होती है उसके सेंट्रल कंडक्टर को प्रोटेक्ट किया जाता है किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड से। कैसे? कि उसके आउटर कंडक्टर को क्या कर दिया जाता है? ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। थर्ड वन इज द, जो भी आपके सेंसिटिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सेंसिटिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर प्रोटेक्टेड और शील्ड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस बाय प्लेसिंग मेटल शील्ड अराउंड दैम। बाय प्लेसिंग, उनके चारों तरफ ना मेटल शील्ड को कवर किया जाता है। जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक के सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके चारों तरफ ना एक तरह से मेटल की शीट से कवरिंग कर दी जाती है, ताकि एक उनके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, ये तो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जो कि एक तरह से फिनोमेना है कि इसको प्रोटेक्ट करना सर्टेन रीजन ऑफ ए स्पेस फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, या आप कह सकते हो बच्चे कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर की बात करूँ तो इट इज़ द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। कि कोई भी कंडक्टर, चाहे आपका कॉपर वायर है, कोई भी कंडक्टर मेटल का है या फिर मतलब आप आयरन की बात कर लो, कॉपर की, एल्युमिनियम की, बच्चे आपसे बोला जाता है कि रादर देन द अदर वायर सिल्वर वायर इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसकी वो बेस्टनेस, या कह सकते हो कि उसको आप किस बिहाव पे कह रहे हो, उसके कैपेसिटेंस के बिहाव पे। कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है कि उस कंडक्टर की एबिलिटी होना कि वो कितना चार्ज अपने अंदर होल्ड कर सकता है, कितना चार्ज अपने अंदर होल्ड कर सकता है। दैट्स अ कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। जैसे बच्चे हम बोलते हैं ना कि हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी होती है। एक बच्चा है जो 2 घंटे मैथ्स को कर सकता है, एक बच्चा है जिसको मैथ्स करने में मज़े ही नहीं आते, वो उसके लिए 2 मिनट भी लेना औखा हो जाता है। सो इन सच सिचुएशन में आप क्या कहते हो? दैट्स अ कैपेसिटी ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। सिमिलरली कंडक्टर की होती है कि कोई कंडक्टर चार्ज ज़्यादा अपने पास रिगेन कर लेता है, कोई कंडक्टर जो वो कम चार्ज रिगेन कर पाता है। तो वो जो एबिलिटी है वो क्या होता है? हमारा कैपेसिटेंस होता है। सो कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर की बात करूँ, दैट्स अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी, उसकी एबिलिटी को मेजर करने का एक सोर्स है टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट्स कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, दैट्स क्यू बाय वी, ठीक है। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर मे बी डिफाइन एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल। चार्ज मतलब मुझे कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है कि मैं पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकूँ। इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाय अ यूनिट अमाउंट, ठीक है, बाय द यूनिट अमाउंट। ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया। यू कैन देते कैपेसिटेंस क्या है? क्यू बाय वी है, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड वी इज द potential, and you can also define as the capacitance of a conductor may be defined as the charge required, कितना चार्ज की मुझे नीड पड़ेगी कि मैं इंक्रीज कर दूँ पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट, 1 यूनिट से, ठीक है। अब ज़रा कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? ये देखिए बच्चे, आपके पास कैपेसिटेंस होता है क्यू बाय वी। सबसे पहली चीज़ बच्चे, जो कैपेसिटेंस है ना तो इस चार्ज पे डिपेंड करेगा ना इस पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। हाँ, थोड़ा सा है ये अलग सी चीज़ कि ऐसे कैसे, बट नहीं करता भाई इन पे डिपेंड, ठीक है। ये डिपेंड करता है साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, किस मीडियम में रखा हुआ है। ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कैपेसिटेंस कि ये हमारा कॉपर मतलब मेटल का है या फिर सेमीकंडक्टर है या फिर आप मतलब कोई भी किस तरह का ये मटेरियल है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है
वो डिपेंड नहीं करेगा कि वो कॉपर का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना है, सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि आपने उसको किस मीडियम में रखा हुआ है, यानी कि रिलेटिव परमिविटी पे। ठीक है। प्रेजेंस ऑन द अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड, इसकी प्रेजेंस बच्चे मैटर करती है, मतलब जो हमारी कैपेसिटेंस है कि उसके नियर बाई कंडक्टर कौन से हैं, उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये देखो ना बच्चे, हम कहते हैं ना कि बच्चे की कंपनी कैसी है वो मैटर करती है। अगर आप एक इंटेलिजेंट बच्चे के साथ रहते हो, आपका माइंड भी नॉट एग्जैक्टली लाइक हर, लेकिन कुछ हद तक आप में भी वो उससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, जब ये कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए। और एक है जो मस्तीखोर है, ये मस्ती कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, तो कंपनी का असर तो होता ही होता है। ये कैपेसिटेंस भी ऐसा ही है कि इसकी प्रेजेंस ऑन द अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड, जो उसके नियर बाई है वो कौन से कंडक्टर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी इसका कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ ए कैपेसिटेंस की बच्चे यूनिट जो होती है ये होती है फैराड। ये एक्चुअल में माइकल फेराड ने दिया था, तो उसी के नाम, फेराडे के नाम से माइकल फेराडे ने दिया था, तो उसी के नाम पे ये फेराड जो है इसकी यूनिट है। 1 फेराड होता है 1 कूलम बाय 1 वोल्ट बाई कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू क्यू बाई V तो होता है। चार्ज की यूनिट कूलम होती है एंड पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, तो कूलम बाई वोल्ट होता है। फिर अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो बच्चे इसका डायमेंशन आएगा मास इनवर्स L, लेंथ का -2, टाइम का 4 एंड A का स्क्वायर। ठीक है। सो बच्चे आई थिंक आपको कैपेसिटेंस क्लियर हो। कैपेसिटेंस क्या है, आई रिपीट, कैपेसिटेंस आपका अगर मैं बात करूं तो दैट्स उस जो आप कंडक्टर ले रहे हो उसकी मतलब कंडक्टर की मेजर ऑफ द इट्स एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, कि वो कितने चार्ज को होल्ड कर पाता है, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी जो है वो क्या है, उसका कैपेसिटेंस है। एंड कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज बाय पोटेंशियल होता है। ठीक है। लेकिन कैपेसिटेंस कभी भी चार्ज पर पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, साइज एंड शेप ऑफ ए कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा एंड प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। मीडियम का बच्चे देखो, सब चीज़ों को ना अगर आप अपने आप से रिलेट करोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड नेचर, मतलब नेचर ऑफ द मीडियम। अब आप किस माहौल में पल बढ़ रहे हो, एक फैमिली है, एक होता है जज्बा कि मुझे करना है, एक फैमिली है जिस फैमिली में हर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियरिंग है, मतलब वहाँ पे आपको माहौल ही टोटली प्रेजेंस, मतलब आपको स्टडीज़ का मिल रहा है तो आप वहाँ पे और अच्छे से वर्क कर पाओगे। ठीक है। और प्रेजेंस अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। सो दैट्स ऑल आर ऑन दीज फैक्टर कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करेगा। मैं यूनिट की बात करूँ तो इसकी यूनिट है फेराड, जो कि माइकल फेराडे ने दिया था, तो इसलिए उसके नाम पे ये चीज़ रखी हुई है। डायमेंशन हो गया। अब आते हैं, हमारा टॉपिक है, आपको कैपेसिटेंस निकालना है किसका, कैपेसिटेंस निकालना है ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। मुझे एक्चुअली इससे पहले मुझे आपको कैपेसिटर एक्सप्लेन करना चाहिए था, कोई नहीं, बस सिंपल सी चीज़ें हैं उनको समझिए। मैंने क्या किया, सबसे पहले कंसीडर कर लिया क्या, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड spherical conductor of radius r। ठीक है। एंड मैंने ये भी लेट कर लिया कि यूनिफॉर्मली चार्ज जो है, क्या चार्ज है वो यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखिए ज़रा बच्चे, ये मैंने एक स्फेरिकल, भाई फिगर ऐसा ही बनेगा, देखो ये मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया। ठीक है। ये मैंने कंसीडर किया है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, इसका रेडियस लिया है, ये ओ पॉइंट और इसका रेडियस मैंने ले लिया आर। फिर मैंने लेट किया कि क्या चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है
ओवर द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर के, ठीक है। अच्छा, तो इट कैन बी अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। द पोटेंशियल, अब यहाँ से देखिए बच्चे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस आप निकाल सकते हो, यहाँ पे पोटेंशियल निकाल सकते हो। ओ से भाई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने ओवर द सरफेस मान लिया, और मैं कहती हूँ कि ये सारा का सारा चार्ज कंसंट्रेटेड कहाँ पे है, ओ पॉइंट पे है, ठीक है। सो ओ पॉइंट से ये आपके पास एक डिस्टेंस हो गया। अब पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो बच्चे, मैंने पोटेंशियल वाला पार्ट आपको करा चुकी हूँ, वहाँ मैंने ये चीज़ भी बताई थी। पोटेंशियल होता है हमारा 1/4πε टोटल चार्ज बाय द रेडियस या डिस्टेंस जो होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो यही है, मैं यहाँ पूरे सरफेस की बात नहीं कर रही, ये ओ है और मान लेती हूँ ये आपका पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल निकालना है हैविंग द चार्ज क्यू, ठीक है। मैंने इस जो क्यू चार्ज है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट और इट्स एंटायर सरफेस, क्या मैंने ले लिया, द चार्ज क्यू इज uniformly distributed over its entire surface, पूरे सरफेस के ऊपर है, ठीक है। फिर मैंने ये भी अज्यूम कर लिया कि इट कैन बी अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जो चार्ज है it is assumed that to be concentrated at center of the sphere। देखिए बच्चे, मैंने सबसे पहले क्या लिया, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर लिया जिसका रेडियस आर है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज है जो वो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। फिर मैंने ये भी अज्यूम किया कि जो टोटल चार्ज है लेट बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द रेडियस, सेंटर ऑफ द स्फेयर, ठीक है। अब बच्चे आप पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस कैलकुलेट कर सकते हो। सो पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं यहाँ O से मेरे को P हो या फिर इस पॉइंट पे हो, किसी भी पॉइंट पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दैट्स V पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 1/4πε0 टोटल चार्ज एंड दैट्स अ डिस्टेंस। ये आपका रेडियस आ गया, ये आपकी हो जाती है इक्वेशन फर्स्ट। अभी हम करके आए कि स्फेरिकल जो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर क्या है, कैपेसिटेंस of the spherical conductor situated in vacuum is C is equals to Q by V। ये हो जाती है इक्वेशन सेकेंड। अभी तो किया ये हमने कैपेसिटेंस होता क्या। अब ज़रा देखिए बच्चे, यहाँ से Q बाई V आप फर्स्ट इक्वेशन से पोटेंशियल की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हो, कीजिए। ओ चला भाई, पुट वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सो यू गेट द C इज इक्वल्स टू चार्ज बाय 1/4πε0 Q बाय R। यू गेट द Q बाय Q इंटू में 4πε0 R इज डिवाइडेड बाय द Q, Q से Q कैंसिल हो जाता है। सो यू गेट द कैपेसिटेंस इज 4πε0 R। ये था आपका। यहाँ से आपको देखिए ये 4πε0 ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल मिला मुझे,
रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, समझ रहे हो? आपके पास ये वैल्यू आ गई। सो यहाँ से अगर आपको बच्चे कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन हो, रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, मान लेती हो आपको जो कैपेसिटेंस है सी की वैल्यू 1 फेरेड आपको गिवन है, और आपसे पूछ ले जाए व्हाट इज रेडियस, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये c बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू r होगा, c 1 है एंड 4 पाई बाई एप्सिलॉन नोट होता है हमारा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट वैल्यू होती है 9 इंटू में 10⁻9 होती है ये। दैट्स अ मीटर फेराड इनवर्स। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपके पास रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू में 10⁻6 किलोमीटर। बस ये सिंपल सा था बच्चे। देखिए इसमें मैंने क्या किया है, सिंपल सा मैंने एक स्फेयर को लेट किया था। स्फेयर को लेट करने के बाद और उसका रेडियस लिया था r, और उसके सरफेस के ऊपर मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। लेकिन मैंने ये अज्यूम कर लिया था कि टोटल चार्ज कंसनट्रेटेड एट पॉइंट O, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फेयर। तो यहाँ से ये देखिए बच्चे, यहाँ से ये आपके पास एक डिस्टेंस बन जाता है। आप किसी भी पॉइंट के, ये P है, मान लो ये N पॉइंट है, ये M पॉइंट है, किसी भी पॉइंट से फ्रॉम और से आप किसी भी पॉइंट पे ईजिली पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। V इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई r आ गया। एंड कैपेसिटेंस अब अभी पढ़ के दैट C इज इक्वल्स टू क्यू बाई V होता है। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए V, एंड V की वैल्यू जैसे मैंने पुट की, इसको मैंने कैलकुलेट किया, आई गेट द रिजल्ट। दैट्स इट। क्लियर है? चलिए, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, ज़रा वो कर लेते हैं। ज़रा उसमें क्या था, एक आइसोलेटेड स्फेयर है जिसका कैपेसिटेंस आपको गिवन है बच्चे। मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चे, जब भी किसी न्यूमेरिकल को करने बैठो हमेशा जो चीज़ें गिवन हो पहले उनको लिख लीजिए। आपके पास एक आइसोलेटेड स्फेयर है जिसका कैपेसिटेंस गिवन है C इज इक्वल्स टू 50 पिको फेरेड, ये आपको गिवन है। ये आपका हो गया 50 इंटू में 10⁻⁻12 फेरेड। ठीक है, देन आपको कैलकुलेट इट रेडियस। एक तो मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। अभी तो बताया C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट आ रहा है, ये फर्स्ट पार्ट की कर रही भाई। सो कैपेसिटेंस आपको गिवन है, रेडियस आपको कैलकुलेट करना है। C बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू R, R आ जाएगा आपके पास, कैपेसिटेंस है 50 इंटू में 10⁻⁻12 एंड 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है बच्चे आपके पास, दैट्स 1 बाई, इसकी पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू में 10⁻9 फेराड इनवर्स। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में पूछा हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल टू द, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चे। सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं हमसे कि मैं कितना चार्ज रखूँ, मुझे क्या वो फाइंड आउट करना है, और मुझे पोटेंशियल गिवन है 10⁻4 वोल्ट, चार्ज मुझे बताना है। ठीक है, सो अभी तो करके आए, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई V होता है, कैपेसिटेंस आपको पता, पोटेंशियल आपको पता, चार्ज आपका कैलकुलेट हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू CV। सो पुट द वैल्यूज, दैट्स 50 इंटू में 10⁻⁻12 फेराड इंटू में 10⁻4। ठीक है, कैलकुलेट करते हो, यू गेट द, ये आपका -8 और 5 इंटू में 10⁻⁻7 कोलॉन, ये आ गया आपके पास आंसर। सो बच्चे सिंपल सा न्यूमेरिकल था एंड सिंपल से हमारे टॉपिक्स थे। सो यू हैव टू गो थ्रू दीज टॉपिक्स एंड दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।